दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन पर हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर आप ज़रूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विजिट करके आप पहले से अपलोडेड वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि अब तक हम टोटल 62 वीडियो इस तरह के अपलोड कर चुके हैं, जो कि लगातार हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। हमारे पेड टेस्ट की ये सीरीज़ है, जहां हम अब तक 63 टेस्ट ले चुके हैं। आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा आज का नंबर 1 सवाल है कि अल्प समय के लिए अति भारित होने वाले किसी भार की धारा मापन में प्रयुक्त एक उपकरण का पैमाना कैसा होना चाहिए। थोड़े समय के लिए ओवरलोडेड होता है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको इंडक्शन मोटर का। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय 5 से 7 गुना अधिक धारा लेती है, लेकिन ये कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है। ध्यान रखना दोस्तों, एक स्टार्टिंग सर्ज होता है और एक फॉल्ट करंट होती है। दोनों के कारण हाई करंट जाता है और HBC फ्यूज आते हैं, जो इनको आसानी से पता वो कर सकते हैं, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी वाले। अब हमारा सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन के लिए फिर पेमेंट जो स्केल होगा वो कैसा होना चाहिए। तो वो एक्सटेंडेड स्केल माना जाता है दोस्तों, वर्धित पैमाना बोलते हैं। वर्धित का मतलब होता है कि वो 0 से लेकर के जो एक्चुअल रेंज होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 एम्पियर तक का देना चाहूँगा, तो यहाँ तक तो इसका पैमाना रैखिक होता है। लेकिन इस 100 के बाद में इतनी सी दूरी पर यहाँ आपको 2400 एम्पियर तक भी लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग में जा रहा है, ये हाई करंट इनिशियली 5 से 7 गुना वाला रहता है। एक्सटेंडेड स्केल इसको कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, यानी प्रॉपर मैच नहीं किया हुआ है, मिस मैचिंग हो गई, कौन सा है। PMMC प्रकार का मीटर केवल DC पर लगता है, ये बिल्कुल सही है। मूविंग आयरन प्रकार का मीटर AC DC दोनों पर यूज कर सकते हैं, ये भी अपना सही है। इंडक्शन टाइप केवल AC पर लगता है, यह भी सही है। गलती कहाँ हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गलती हो गई, जहाँ लिखा हुआ है केवल AC, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो AC और DC दोनों पर एक समान रूप से अप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना D रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप आएगा। अगला हमारा सवाल है, RLC सीरीज सर्किट है, जहाँ रेजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप 80 वोल्ट, इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप 200 वोल्ट और कैपेसिटर पर वोल्टेज 140 वोल्ट है। बताइए परिपथ की वोल्टेज कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कुल वोल्टेज के लिए सभी का वेक्टर योग करना होता है, प्रतिरोधक की वोल्टेज ड्रॉप का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC करना है, दोनों की जो अंतर आएगा उसका स्क्वायर करना है, फिर इन सब का अंडररूट करना होता है, राइट। देखो, रजिस्टर की वोल्टेज का मान 80 वोल्ट दिया हुआ है, 80 की स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 6400। VL और VC का अंतर करना था, 200 वोल्ट माइनस 140 वोल्ट करोगे तो ये आएगा 60। 60 की स्क्वायर जब आप करोगे तो ये आएगा 3600। यानी ये जो अंडररूट के लिए बीच में संख्या आएगी, ये आएगी 10,000, और 10,000 का जब अंडररूट आप करेंगे तो आंसर अपना कितना आएगा, 100 वोल्ट आएगा। तो अप्लाइड वोल्टेज जो है सर्किट का वो कितना है, 100 वोल्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। C ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल, किस ट्रांजिस्टर से प्राप्त वोल्टेज गेन सबसे अधिक होती है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह का होता है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस के अलावा कॉमन एमीटर को सबसे अधिक हम यूज करते हैं साथियों। इसका भी एक रीज़न होता है, बात करते हैं। सबसे पहले एक एक करके देखिए। कॉमन कलेक्टर की ये विशेषता होती है कि इसमें करंट गेन सबसे अधिक मिलता है। इसका जो करंट गेन होता है उसको गामा कहा जाता है। कॉमन बेस जो है इसकी विशेषता होती है कि वोल्टेज गेन सबसे अधिक मिलता है।
कॉमन एमिटर की विशेषता है कि सबसे अधिक इसको यूज करते हैं, क्योंकि इससे वोल्टेज गेन भी अधिक मिलता है, करंट गेन भी अधिक मिलता है। हालांकि कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन इतना होता है कि वोल्टेज करंट दोनों हाई होने के कारण हम इससे पावर गेन भी हाई प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कॉमन एमिटर को मैक्सिमम यूज करते हैं। अभी तो बी ऑप्शन रहेगा। कॉमन बेस जो है हाईएस्ट वोल्टेज गेन देता है, हाईएस्ट करंट गेन कॉमन कलेक्टर देता है, सबसे ज़्यादा यूज कॉमन एमिटर को किया जाता है। अगला हमारा सवाल है कि 1 किलोवाट कितने एचपी के बराबर होगा। देखो सिंपल सा होता है, 1 एचपी जो है वो लगभग 746 वाट का माना जाता है। आप 735.5 से भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अपने पास है। करना क्या है, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। इस 1000 वाट में आप 746 का भाग दे देना, डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 1.34 एचपी जो है इसका आंसर रहेगा। आप इसको 735.5 से यदि डिवाइड करते हैं तो लगभग 1.36 उत्तर आता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हमें ए ऑप्शन की ओर जाना है। 1.34 एचपी 1 किलोवाट के इक्वल होता है। और नेक्स्ट हमारा सवाल, विद्युत वितरण और संचरण लाइन में अचानक लाइन वोल्टेज में जब वृद्धि होती है तो इसे सर्ज प्रभाव के नाम से जाना जाता है। क्षणिक प्रभाव इसको बोलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण त्वरित हो सकता है, स्विचिंग ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी जब परिचालन होता है तब हो सकता है, आकाशीय बिजली के कारण हो सकता है, और लाइन में यदि फॉल्ट आता है तो हो सकता है। 3 कारण सर्ज वोल्टेज के हो सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। डिस्क इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क 11 किलोवोल्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। थ्योरेटिकल 11 किलोवोल्ट को ही डिज़ाइन मानते हैं, हालांकि प्रैक्टिकली एक डिस्क लगभग 13.2 या 13.5 किलोवोल्ट तक सहन कर जाती है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 66 किलोवोल्ट की लाइन में लगे डिस्क इंसुलेटर में डिस्कों की संख्या 5 होगी, तो ये भी सही है, क्योंकि इसको आप 13.5 के हिसाब से करते हुए मानना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। हमसे ये पूछा गया था कि गलत कथन की पहचान कीजिए, तो डी ऑप्शन की ओर जाना है। नाइदर 1 नॉर 2, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही गलत नहीं है। अगला हमारा सवाल है 415 वोल्ट एसी सप्लाई का अधिकतम मान कितना होगा। देखो सप्लाई का मतलब होता है कि ये जो मान होता है ना, हमेशा आरएमएस मान होता है। शिखर मान ज्ञात करना है, 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। 415 का लगभग आपको 1.5 गुना करना था, लगभग 587 वोल्ट आएगा। 587 आएगा ना, सिंपल सा है। उम्मीद भी है सबका सही हुआ होगा जिन्होंने टेस्ट दिया है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मिसमैच हो गया साथियों। कौन सा मिसमैच हुआ? पहला ही मिसमैच हो गया। देखो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो केडब्ल्यूएच मीटर नहीं होता, इसको हिंदी में सूचक मापी यंत्र बोलते हैं। और सूचक मापी यंत्रों में आते हैं एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। जो सुई वाले मीटर होते हैं ना वो आते हैं इसमें। इंटीग्रेटिंग में वाट आवर मीटर आता है, ये बिल्कुल सही हो गया। एब्सोल्यूट में टेजेंट गैल्वेनोमीटर सही है। डिजिटल मीटर में एलईडी डिस्प्ले होती है, ये भी सही था। तो ए ऑप्शन की ओर हमें इसमें जाना होगा। अगला हमारा सवाल है एक कैपेसिटर की लेटर कोडिंग 373 जे में अक्षर जे किसको संकेत करता है। ये जो लास्ट वाला अक्षर होता है ना, ये हमेशा टॉलरेंस को संकेत करता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जे की टॉलरेंस जो है वो 5% मानी जाती है। स्टार्टिंग में अगर होता तो वो बताता है टाइप ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर किस प्रकार का है। अगला हमारा सवाल है सेलेनियम किस प्रकार का अर्धचालक है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की जैसी ही शुद्ध धातु होती है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। और एक अर्धचालक जब अपनी शुद्ध अवस्था में होता है तो हम उसको इंट्रिंसिक के नाम से जानते हैं। अशुद्धियाँ मिला देते हैं डोपिंग क्रिया के माध्यम से, तब वो एक्सट्रिंसिक बन जाता है, जैसे पी और एन जो होते हैं वो वाले टाइप इसके। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत सोर्स नहीं है। कन्वेंशनल सोर्स, यानी आपसे ये पूछा गया था गैर परंपरागत सोर्स कौन से हैं। तो परंपरागत सोर्स जो होते हैं उनमें कौन आता है? कोयला, डीजल, गैस, पेट्रोल, लकड़ी, ये इस तरह के आते हैं जो कि कंज्यूम हो जाते हैं, रीयूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो एयर जो है ये
परंपरागत सोर्स नहीं है, ये गैर परंपरागत में आती है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए, एक स्टेटमेंट दिया कि ट्राइक जो है वो त्रिदिशीय युक्ति है, तो गलत हो गया ना। ये द्विदिशीय युक्ति है, दोनों दिशाओं में ऑपरेट हो सकती है, लेकिन कब? ट्रिगर होने के बाद। इसमें गेट नाम का सिरा होता है ना, डायोड भी डायक भी द्विदिशीय है, ट्राइक भी द्विदिशीय है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है दोनों। डायक सीधा ऑपरेट हो सकता है, जबकि ट्राइक में पहले गेट पर ट्रिगरिंग करनी होती है। पहला स्टेटमेंट गलत था। दूसरा है SCR सेमी कंट्रोल्ड स्विच है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी गेट है। ऐसा नहीं है कि एनोड और कैथोड के बीच में अपन ने अगर सप्लाई दे दी फॉरवर्ड में तो ऑपरेट हो जाएगा, नहीं, हमें गेट को भी ऑपरेट करवाना पड़ेगा। यानी गलत स्टेटमेंट जो है वो कौन है? 1 नंबर स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है। अगला सवाल है कि लॉजिक गेट के 2 इनपुट 0 और 1 है, निम्न में से कौन सा सही होगा? एंड गेट का आउटपुट 0 होगा, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज स्विच की तरह होता है, A × B होता है। यदि दोनों में से एक भी 0 है तो इसका आउटपुट 0 ही आएगा, तो ये तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है OR गेट का आउटपुट 1 होगा, तो ये सही है, क्योंकि OR गेट में A + B होता है। ठीक है ना, तो OR गेट देगा। NOR गेट जो है वो OR का अपोजिट देता है, वो 0 देगा। एंड गेट जो है वो NAND गेट वो एंड का अपोजिट देता है, तो 0 का 1 होगा, ये भी सही हो गया। ऑल अबव मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें, यानी ये चारों सिचुएशन आपकी सही है। अगला हमारा सवाल है कि कॉमन एमीटर विन्यास में इनपुट और आउटपुट में फेज अंतर कितना है? 180 डिग्री का है, 0 और 180 का और फिर 0 का, ये इनमें फेज डिफरेंस मानते हैं। क्योंकि कॉमन एमीटर जो है इसमें इनपुट और आउटपुट में इस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, यानी हाफ साइकिल बाद आउटपुट स्टार्ट होती है, इसीलिए कि तो इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। इन्वर्टर ऑपरेशन या इन्वर्टर विन्यास के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह वाला जो पाथ होता है उसमें हमेशा क्या होना चाहिए? तो रिलक्टेंस निम्न होना चाहिए। ठीक है ना, प्रतिष्ठंभ जो है ना वो कम से कम होना चाहिए, ताकि लीकेज फ्लक्स नहीं हो। फ्लक्स में प्रतिबाधा न्यूनतम हो तो चुंबकीय लीकेज कम होगा, मजबूत फ्लक्स मिलेगा तो सेकेंडरी साइड में अधिक हमें दक्षता प्राप्त होगी। स्टैटिक बिजली किसके कारण इंड्यूस होती है? ये हमेशा घर्षण से उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। जैसे कम्यूटेटर ब्रश के साथ घर्षण कर रहा है तब होगा, फ्रिक्शन से जनरेट होती है। और जो अपने बैटरी या जनरेटरों में जो होती है उसको हम डायनेमिक यानी गतिज विद्युत बोलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि एक परिपथ में 2 वोल्ट और 120 कूलाम का आवेश है, 2 मिनट तक ये प्रवाहित होता है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? गलत स्टेटमेंट की पहचान करनी थी। देखिए हमें Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले धारा कैलकुलेट करना चाहूँगा इसकी, और वो I बराबर होता है Q/T। 120 कूलाम का आवेश है, 120 सेकंड का समय है, ध्यान रखना समय सेकंड में होना चाहिए। तो करंट कितना आया? 1 एम्पियर। इसका मतलब B स्टेटमेंट तो सही है। जब धारा 1 एम्पियर हो गई तो इसकी शक्ति 2 वाट ही बनेगी ना, V × I कर लो। रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा, V/I कर लो। सही था। एनर्जी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के लिए क्या रहता है? V × I × T, शक्ति इंटू समय ही तो होता है ना। वोल्टेज है 2, करंट है 1 एम्पियर, लेकिन समय देखो 120 सेकंड है। कितना आता? 240 जूल एनर्जी आना चाहिए था, ये गलत हो गया। ए जो है ना ये इसका गलत है। अगला सवाल है, बीजेटी के बारे में निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? बेस सबसे कम डोपिंग वाला होता है, एमीटर सबसे अधिक डोपिंग वाला होता है, कलेक्टर की मध्यम डोपिंग होती है। इसका मतलब कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही जुड़े हुए हैं। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर में लोहे कोर लगाने का उद्देश्य क्या है? लोहे कोर का पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। सिलिकॉन स्टील की कोर क्यों लगाते हैं ऐसा नहीं पूछ रहा। यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि एयर कोर के कंपैरिजन में आयरन कोर को हमने क्यों लिया? तो वायु की तुलना में लोहे का प्रतिष्ठंभ कम होता है, मजबूत चुंबकीय फ्लक्स हमें प्राप्त होता है। डी ऑप्शन की ओर जाना है। सवाल अगला सीधा सा है कि किसी भी क्रिस्टल पर जब यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगती है, विकृति होती है उसके आकार में परिवर्तन होना। जब हम कोई बाहरी बल आरोपित करते हैं, यांत्रिक बल लगाते हैं, तो किसी भी वस्तु की
उसकी जो आकृति है उसमें परिवर्तन होता है, उसको विकृति स्ट्रेन कहा जाता है। तो उस पर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। उस ईएमएफ के उत्पन्न होने के प्रभाव को हम पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नाम से जानते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा चालन बैंड में होते हैं और संयोजी बैंड में होते हैं। दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध स्थापित करने के लिए होते हैं। फोरबिडन ऊर्जा का मान सबसे अधिक किस में होता है? तो अचालकों में सबसे अधिक होता है, चालकों में सबसे कम होगा यानी मेटल में, और सेमीकंडक्टर में मध्यम होता है। लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अचालकों में पाया जाता है। चालकों में 0 और अर्धचालकों में आपको बताइए सिलिकॉन का 1.12, जर्मेनियम का 0.72। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, तो इसमें किलोवाट हमेशा 0 होता है, इसलिए KVA और kVAR दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि शुद्ध इंडक्टिव का मतलब है फेज अंतर 90 होना। फेज अंतर जब 90 होगा तो VI cos फाई तो 0 हो गया, जबकि VI साइन फाई का मान जो होगा वो V इंटू आई के बराबर, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए V इंटू आई और V इंटू आई इंटू साइन फाई बराबर होते हैं। सी ऑप्शन की ओर जाना है। अगला सवाल है, बेस करंट 0.9 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट 20 मिली एम्पियर, एमीटर धारा की गणना कीजिए। तो एमीटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का योग होती है, दोनों को जोड़ देना है, 20.9 मिली एम्पियर आ जाएगा। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, लाल रंग में आपको सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे।